ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। षड्विंशत्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। विषय हमारा सूत्र है संख्या वंशेन 2119 और ये अव्यय भाव समास के अंतर्गत है। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं तो ये द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और इसमें संख्या वंशेन 2119 और इसमें विभाषा यहाँ से अनुवृत्ति आएगी और ये पहले 5 सूत्र जो हैं ये भी अनुवृत्ति प्रदान करेंगे। तो संख्या वंशेन, इसमें संख्या प्रथमा विभक्ति एक वचनम है और वंशेन तृतीया विभक्ति एक वचनम, और अनुवृत्ति से ये सारे लाल जितने मार्क शब्द हैं ये सब अनुवृत्ति के शब्द हैं। अब इसको देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि संख्या प्रथमा विभक्ति में है इसलिए इसकी उपसर्जनम संज्ञा होगी। तो जो समास बनेगा उसमें पहला जो पद है वो संख्यावाची होगा, संख्यावाची सुबंत, और दूसरा पद जिसके साथ समास होगा वो वंश्यवाची होगा। तो इतने देखते से ही हमें वृत्ति समझ में आ जाती है कि संख्यावाची सुबंत का वंश्यवाची सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, अब ये देखिए इसकी हम देखते हैं। ये तद्धित है वंश्य शब्द और इसका अर्थ बनता है वंशे भवः, वंश्यः माने वंश में होने वाला। सूत्र है दिगादिभ्यो यत् 4354 और इसमें अनेक पीछे से अनुवृत्ति सूत्र आते हैं। प्रत्यय परश्च तीसरे अध्याय में से, उसके बाद शेषे के अधिकार के अंदर है। इसका मतलब ये केवल तत्र भवः का अर्थ ही नहीं देगा और भी बहुत से अर्थ देगा। और ङिया प्रातिपदिकात, तो इसका वृत्ति बनती है दिगादिभ्यः। तो एक गण है जिसमें दिग शब्द आदि में है, उस दिग आदि में ये वंश शब्द पाया जाता है पद। तो सप्तमी समर्थेभ्यः, क्योंकि यहाँ पर तत्र भवः आ रहा है तो इसलिए तत्र में सप्तमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यत् प्रत्ययो भवति, तो उससे यत् प्रत्यय होता है तो भव इति एतस्मिन् विषये, इससे वंश का वंश्यः बन जाता है। अब हम सूत्रार्थ देखते हैं। विद्यया जन्मना वा, तो प्राणी नाम एक लक्षण संतानः वंश इति अभिधीयते। ये बहुत अच्छा परिभाषा है। देखिए जब हम वंश का शब्द सुनते हैं तो हमें जैसे रघुवंशम, तो वो क्या है, उसमें सारे रघु कुल में होने वाले राजाओं का एक क्रम है, तो उसको बोलते हैं एक लक्षण संतानः। उसमें सारे के सारे जितने राजा हैं वो सारे रघु के कुल में होने वाले हैं, उनका एक लक्षण है। तो उनका संतान माने परंपरा। लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं कि पाणिनि जी और कात्यायन जी और पतंजलि जी, तो ये विद्या की परंपरा है, तो उसको कहेंगे विद्या की वंश परंपरा। तो वंश जो होता है वो विद्या के आधार पे भी हो सकता है और जन्म के आधार पे भी हो सकता है प्राणियों का। ठीक है, इस ऐसे जो संतान है, परंपरा है, क्रम है, उसको वंश कहते हैं। और तत्र भवो वंशः, उसमें होने वाले को वंशः कहते हैं। तो संख्यावाची सुबंतम, जो सुबंत संख्यावाची है तो वंशवाचिना समर्थेन, ठीक है, उसका वंशवाची समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते, वो विकल्प से समास होता है। अर्थात ये नित्य समास नहीं है, साथ में आप वाक्य भी रख सकते हैं। अव्ययी भाव च समासो भवति। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं।
उदाहरणम, जैसे द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंश्यौ, तो मुनि शब्द जो है उसकी प्रथमा विभक्ति द्विवचनम मुनि होता है। तो द्वौ दो मुनि, व्याकरण के, वंश्यौ, ये भी 1/2 है तो ये भी 1/2 है, ठीक है, अर्थात वंश परंपरा में होने वाले। तो हम कहेंगे पाणिनि और कात्यायन, ऐसे कात्यायन जी। तो ये लौकिक विग्रह है और इसका समास होके बन जाएगा द्विमुनि, व्याकरणस्य, व्याकरण के दो मुनि। तो इसके अंदर ही अर्थ में हमें समझ में आ जाएगा ये वंश्य है, ठीक है, विद्या के वंश में होने वाले दो मुनि। इसका अलौकिक विग्रह जो है ये द्वौ जो है, ये द्वौ इसका प्रातिपदिक द्वि होता है, ठीक है, और द्वि औ, तो सु औ जस, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन औ हो गया, तो द्वि औ, फिर मुनि, तो मुनि शब्द जो है ये इसका प्रातिपदिकम मुनि है, तो मुनि औ, और फिर हम क्रम से दोनों, पहले इसको और दोनों को लोप करेंगे सूत्रों के अनुसार, और फिर ये बन जाएगा द्विमुनि। तो क्योंकि द्विसंख्यावाची जो है उपसर्जनम है, हमने देखा है, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति से कहा गया है, इसलिए ये पहले आएगा और हमारा समास द्विमुनि बन जाएगा, सु आके लोप हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर 3 है तो होगा त्रयो मुनयो व्याकरणस्य वंश्या त्रिमुनि व्याकरणस्य, ठीक है। तो इसमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उनको त्रिमुनि कहते हैं, ठीक है। तो ये अलौकिक विग्रह द्वौ की जगह त्रयो हो गया, और यहाँ त्रि जो है, त्रयो जो है ये त्रि से बना है, तो इसलिए यहाँ त्रिमुनि हो गया। अब कहा जाता है कि यदा तु विद्यया तद्वताम अभेद विवक्षा तदा समानाधिकरण्यम भवति। तो एक है विद्या और दूसरा है जिसके पास विद्या है, उन दोनों का अभेद दिखाना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको समान अधिकरणम कर देना है। तो द्विमुनि, ये इसके साथ हम व्याकरणम कर देंगे, ठीक है, ये विद्या है और ये वो हैं जिनके पास विद्या है, तद्वताम, और इनमें हम अभेद दिखाना चाहते हैं, क्योंकि विद्या हमेशा विद्यावताम में ही तो होगी, ठीक है, जिसके पास विद्या है, विद्या सदा अपने विद्वानों के अंदर रहती है, अलग विद्या कहीं घूमती फिरती नहीं दिखती। तो ऐसी विवक्षा दिखाने के लिए द्विमुनि व्याकरणम, त्रिमुनि व्याकरणम इति, ठीक है। इसी प्रकार जब जन्मना, यदा जन्मना अभेद विवक्षा तदा समानाधिकरण्यम भवति। जैसे 21 भारद्वाजम, 21 भरद्वाज वंश में जन्म लेने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा एक समास है, और यहाँ पर इनकी विवक्षा है अभेद विवक्षा, जन्म की और जन्मवताम, जिनका जन्म है, ठीक है, इस प्रकार। तो अब ये समास द्विगु जैसा हो जाता है, ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि वहाँ संख्या पूर्वो, संख्या जैसे पूर्व में आ रही है, ठीक है, तो इसको देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।